कर भला तो हो भरा, कर बुरा तो हो बुरा। तुम अगर जिंदगी में किसका बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारा जिंदगी में कभी बुरा नहीं होगा, और हमेशा भला करते हुए चलो तो जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आए उसका रास्ता तुम्हारे को उसमें मिल जाएगा। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोज आपको कई नए नए दिग्गजों से मिलाते रहते हैं, उन्हीं में से आज हमारे बीच बैठे हैं आज के हमारे नए दिग्गज, हमारे नए मेहमान, जिनका नाम है मिस्टर गौरव शुक्ला जी, जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 18 के। आइए उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। गौरव जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बचपन को लेकर कि आपका बचपन जो है किस प्रकार से रहा, आपका बचपन कैसे भी था, आपका जो है पढ़ाई वगैरह किस तरीके से कंप्लीट हुई है, और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शुक्ला है। मैं एक मिडिल क्लास से, गरीब भी नहीं बोल सकता, ये भी नहीं बोल सकता, एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। पारिवारिक जीवन मिडिल क्लास की तो हर किसी को पता रहती है कि बस रोज कमाना है, रोज खाना है और सपने देखना है। वो सपनों के मुकाम के ऊपर बस चलते रहे। पिताजी पहले उसमें लगे थे, अनुकंपा अपने दैनिक वेतन भोगी के अंदर कृषि मंडी में जॉब करते थे जी। उनके जीवन से मैंने बहुत प्रेरणा ली। वो 1990 के अंदर कृषि मंडी में लगे थे जी, और लगते लगते दिग्विजय सिंह के टाइम पे दैनिक वेतन भोगियों को बाहर निकाला था। तो वो रहा है एक स्ट्रगल की जिंदगी उनकी जो मैंने देखी, उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली। और वो ये चीज के अंदर मेरा एक बहुत अहम था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर नाम की उपाधि होना चाहिए। वो मैं नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ भी रीजन रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन वो चीजों से मैंने एक चीज मेरे पिताजी से अच्छी सबक ली। कर भला तो हो भरा, कर बुरा तो हो बुरा। तुम अगर जिंदगी में किसका बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारा जिंदगी में कभी बुरा नहीं होगा, और हमेशा भला करते हुए चलो तो जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आए उसका रास्ता तुम्हारे को उसमें मिल जाएगा। और फिर मैं बुरहानपुर के बाहर कहीं गया नहीं था। 2003 में मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था मुंह का। तो अब 17 साल की उम्र थी मेरी, पढ़ाई भी कर ही रहा था, जॉब भी कर ही रहा था। तो कैंसर का ट्रीटमेंट, अब कैंसर उस समय आने बहुत गंभीर बीमारी के विषय के अंदर होता था। तो डॉक्टर संजू कापड़िया जी थे जी, उनके कहने ट्रीटमेंट था। उन्होंने एक मेरे ख्याल से सिलमपुरा के पटेल जी है जी, वो अब नहीं रहे हैं दुनिया में, लेकिन उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। उन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया कि बेटा टाटा मेमोरियल जाओ, यहाँ जाओ जी। और मैंने पहली बार मुंबई में पाँव रखा था। ना कोई जान थी, ना पहचान था, ना कुछ था, मुंबई में रखा था। उस दिन से मैंने मेरी जिंदगी में दोस्तों को सबसे ज्यादा अहमियत दी। बोलते हैं ना कि मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं रहती है, खोलियों में लोगों रहते हैं। बिल्कुल सही सुना। मेरा बचपन का दोस्त था एक मनीष शाह, उसके भाई मुंबई में थे। मैंने उनको फोन लगाया तो बोले तू आ जा। फिर वो छुट्टी वुट्टी निकाल के हम लोग गए टाटा मेमोरियल, नहीं समझा रहेगा में, मैंने ट्रीटमेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग किया। तो मुंबई की जो मैंने 3 महीने 4 महीने की जो वो देखी रहने के बाद में, वहां पे जब पापा का ट्रीटमेंट चला, वहां वो जो चीजें देखी, तो वो देखने के बाद में मेरे इसमें आया कि यार जब आदमी इतने से चीज में से और इतने में से वो कर सकता, वो मेरा दोस्त था और मेरे दोस्त का भाई वहां रहता था। उस दिन से मेरे जिंदगी के अंदर सबसे अहमियत है दोस्ती। दोस्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर उस दिन से दोस्तों के अंदर ही सबसे ज्यादा अहमियत करी, और फिर बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी चीजें हुई। धीरे 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 परिवार तो था ही, दोस्त भी जो मेरे साथ में आज तक के जितने दोस्त है सब मेरे साथ में कंधे से कंधे लगा के खड़े रहे। और वही चीज के अंदर होते होते आज मैं पार्षद बन गया हूँ। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने काफी तकलीफें आपने देखी है जीवन में,
इसी के बीच आपका जो पिताजी का आपने कैंसर वाली बात भी बताई, तो उस समय आपकी जो है पारिवारिक स्थिति कैसी थी? क्योंकि उस टाइम में एक कैंसर को एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में देखा जाता था। कहीं ना कहीं आपका परिवार वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा। आप तो वही मतलब है ना, बताया। वो संघर्ष को आपने कैसे फेस किया, वो चैलेंज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया निडरता के साथ? वो संघर्ष तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत याद रहने वाला है मेरे लिए, क्योंकि उस समय कैंसर का ट्रीटमेंट कुछ एक अच्छे ही अमाउंटों में होता था और हम लोगों की पारिवारिक स्थिति वैसी भी नहीं थी। फिर दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो दैनिक वेतनभोगी निकले थे, तो पापा भी दहाड़ी मजदूरी करके ही पैसे कमाते थे, ये करते थे। 2003 के अंदर फिर वो मूवमेंट तो ठीक है, अब बोलते हैं ना कि बीती जिंदगी को इतिहास के पन्नों में लिख के याद रख के आगे बढ़ जाना चाहिए, और वैसा मुकाम वापसी तो कभी किसको नहीं आए, वो याद रहे। जी बिल्कुल। सर, आपने जो है आपका जैसे कि आप एक अच्छे पार्षद के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो आपने पहले से ही ऐसा कोई आपने एज अ स्टूडेंट लाइफ या बचपन से ऐसा कोई प्लान किया था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में अपना जीवन बनाऊंगा, या ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित हो गई जिसकी वजह से आप इस राजनीतिक क्षेत्र में आए? मैंने राजनीति का सफर आपका किस प्रकार से प्रारंभ हो? 2009 के अंदर एक गणेश उत्सव के अंदर कुछ घटना हो गई थी हमारे मंडल की। उस समय कोई यानी परिवार तो ठीक है, वो यानी बच्चा गलत है तो परिवार थोड़ा कोऑपरेटेड उस समय करता नहीं, ये नहीं करता है। तो वो जो रात थी, वो रात में हमारे साथ में कोई नहीं था, पूरे ही बच्चे हम लोग सब थाने तक के पहुंच गए थे। और वो एक हादसा था, उसको राजनीति के अंदर रंग देने के लिए रंग देने वालों ने रंग दे दिया था, पॉलिटिकल बना दिया था। उस समय दीदी माननीय अर्चना चिटनीस दीदी शिक्षा मंत्री थी, और वो पहली बार हम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, हम लोगों के लिए, यानी हमारी पहली मुलाकात उनसे गणपति थाने में हुई थी। तो उस समय हुआ जो हुआ, उसके बाद में हम लोग सोचते रहे कि ऐसा है वैसा है। तो एक मूवमेंट हो गया था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट भी होना चाहिए। फिर वो मूवमेंट चलता रहा। फिर वहीं उसी समय पार्षद चुनाव आ गया। मेरे ही एक दोस्त ने पार्षद का चुनाव लड़ा, 15 वोटों से हार गया। अब एंट्री तो हो ही गई थी, किसकी भी हो गई है जी सर्कल में से। तो फिर वो चलते रहे। तो फिर वो बोलते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। स्वामी विवेकानंद जी का एक वो था, एक समय में एक काम करो और उसको आत्मा भर के काम करो, उसका परिणाम क्या होगा ये मत सोचो, आप करते चलो। ठीक है, 2009 की जर्नी थी, 2022 में मैं पार्षद बन गया। अच्छा, बस करना है, करते चले। पॉलिटिकल भी करे, मार्केटिंग में रहा, मार्केटिंग भी करा। जिस समय मार्केटिंग फील्ड में रहा तो फिर मार्केटिंग ही करता रहा, फिर पॉलिटिकल की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर पॉलिटिकल में अगर इंटर हुआ तो फिर पॉलिटिक्स ही करता रहा, उसमें कोई इंटर नहीं किया। यानी एक समय में एक ही काम किया मैंने जी। उसके अलावा दूसरा कोई मैंने काम ही नहीं सोचा। अब अगर जो पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैं बुरहानपुर शहर को मेरा वार्ड समझता हूँ। बिल्कुल भाई बुरहानपुर शहर का विकास होगा तो मेरे वार्ड का विकास ऑटो मोड में होगा। बिल्कुल। तो मैं शहर के बारे में सोचता हूँ कि शहर के अंदर ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो चीजों को ऊपर मैं बातें करता हूँ, अधिकारियों से बातें करता हूँ, हमारे नेताओं के करने बैठ के बातें करता हूँ। वो चीजें होंगी तो मेरे वार्ड में ऑटो मोड में विकास होगा। जी बिल्कुल। आपके बारे में हमारी टीम ने जैसे बताया है कि आप हमेशा जो है चर्चा में भी रहते हैं आपके कामों को लेकर। तो आपने बहुत कम समय में जो है अपनी एक अच्छी छवि बनाई है, एक अपना नाम बनाया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? आपकी रणनीति क्या होती है कार्य क्षेत्र पे कार्य करते समय? आपकी विचारधारा क्या होती है? वो बोलते हैं ना कि अमीर मत बनो लेकिन मूल्यवान जरूर बनो। अगर आप सफलता को पाना चाहते हो तो आपको आपके मूल्यों के ऊपर टिकना पड़ेगा, जब जाके सफलता आपके पास में है। जी। सफलता का रास्ता खुद में खूब बनता है, लेकिन उसके पहले बोलते हैं ना कि कहीं चढ़ाओ, कहीं उतारो, कहीं आता है तो आदमी थक हार के बैठ जाता है। जी। तो हारना नहीं, परिणाम जो होना है वो होना है। तो आप मूल्यवान बनो। जी। जैसे कि आपने बताया
कि कई तकलीफें भी आती है, कई परेशानियां भी आती है, लेकिन उसका सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आप कभी हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें गौरव जी की किस प्रकार की चुनौतियां या किस प्रकार के जो है चैलेंजेस जो है या किस प्रकार की परिस्थितियां जो है आप जो है अपने राजनीतिक क्षेत्र में जो है आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या किस प्रकार की आलोचनाएं वगैरह भी अगर कभी होती होगी, निंदाएं भी होती होगी, तो उसको आप किस रूप में लेते हैं? राजनीति में मैं युवाओं को ही एक वो बोलना चाहूंगा कि राजनीति एक सामाजिक दृष्टि वाला क्षेत्र है और मेरा नेता बोलता है अगर आपको राजनेता बनना है और समाज सेवी बनना है तो अगर आप रोज से 10 लोगों से नहीं मिलोगे तो आप नेता नहीं कहलाओगे। रोज नए 10 लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, 10 लोगों से परिचय करना पड़ेगा, 10 लोगों के साथ में आप बैठोगे उठोगे नए तो आप एक नेता कहलाओगे। बाकी आगे पीछे घूमने से कोई नेता नहीं होता है, समय की बर्बादी होती है और जीवन व्यर्थ होता है। सर ये आपका जो यहाँ तक का जो सफर रहा है, जैसे आपने बताया है आपको जो भी इतने कम समय में इतनी अच्छी सफलताएं मिली और आपने काफी अपने काम से अपना नाम बनाया है, तो इन सबके पीछे आपका रोल मॉडल कौन रहे? आप इसमें अपना जो कहना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी एक गुरु का महत्व होता है, तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति कौन है? देखो गुरु, आपको ऐसा बोलो कि एक गुरु होता है, जैसा क्या होता है कि बचपने में माँ गुरु होती है। बिल्कुल। वो चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। फिर पिता गुरु होता है जो कंधों पे लेके शहर दिखाता है जी। स्कूल में शिक्षक गुरु होता है जी। जो आपको उस पोटली के अंदर ढालता है। फिर आप जैसे जैसे चलते चलोगे तो हर क्षेत्र में हर समय आपको एक न एक मूल्यवान व्यक्ति जरूर मिलेगा जी। और उसको अगर आपने गुरु मान के चीजें समझते चलिए और सोचते चले तो आप गुरु हर कोई होंगे। राजनीति में मेरे इंटर करवाने वाले सबसे पहले गुरु थे मुकेश जी साहब जी, जिन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के राजनीति के अंदर प्रवेश करवाया। संगठन भारतीय जनता पार्टी क्या है, संगठन क्या है, उसकी पूरी विचारधारा उसे मेरे को समझाया। फिर दीदी तो हमारी सबकी नेता ही है, मेरी भी नेता है। मैंने उनसे पढ़ना सीखा कि जब भी आप फ्री रहो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को वो चीज में डेवलप करो, वो चीज में लगाओ। खाली घर शैतान का होता है बोलते हैं ना। जी बिल्कुल। तो आप पढ़ते रहो। आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी बिल्कुल। मैनेजमेंट के अंदर फिर अमित जी मिश्रा, उनसे मैनेजमेंट सीखा। ये सारी चीजों का निचोड़ करने के बाद में 22 साल बाद में वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीट आई। जिस वार्ड में हम लोग चुनाव पार्षद बना हूं मैं, वहां पे 22 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है। यहाँ तक कि मेरे संगठन को भी उम्मीद नहीं थी कि वो सीट आएंगे। आखिरी तक के मेरे नाम पे लाल निशान था और वहां से मैं वो सीट 22 साल बाद में लेके आया हूँ। बहुत ही गौरव की बात है। और जो कि आपने बचपन से जो मतलब यानी हर मोड़ पे सीखते गए, नए नए विचारधाराएं को आपने अपने जीवन में उतारा और समय समय पे हर मोड़ पे आपको एक अमूल्यवान गुरु जो आपको मिलते गए और उनसे आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। और उसी का परिणाम ये रहा कि जैसे आपने अभी बताया अपनी बातों में चर्चा में कि 22 साल बाद आपने आपकी पार्टी की जो सीट है वहाँ पर जो है उसको वहाँ पे जीत दर्ज की और वहाँ पर जो है अभी आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। सर मैं इसी के साथ एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये जो आपको जो एक जो सफलता है यहाँ तक पहुँचने में, जो सफलता है यहाँ तक जो सफलता है आपको प्राप्त हुई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो इन सबके पीछे आप किसको हाथ मानते हैं या इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? मैं इस सब चीज़ों का क्रेडिट मेरे दोस्तों को दूंगा जो जिंदगी के अच्छे समय से लेके खराब समय तक के मेरे साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो मेरे दोस्त है जो नहीं भी होने वाली चीजें कर सकता है, जो मेरे को हमेशा प्रेरणा देते हैं और वो प्रेरणाओं से आज मैं ये मुकाम पे हूँ और उनकी ही प्रेरणाओं के साथ में, उनके ही साथ में आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके जो साथी गण है, आपके जो मित्रगण है, उन्हीं से आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने की, नया करते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है और कहीं ना कहीं आपकी सफलताओं में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
सर इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है राजनीति में यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन जो है बनाना चाहता है, वो भी जो है अपनी सेवाएं अगर राजनीतिक क्षेत्र में देना चाहता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वो इस क्षेत्र में जो है अपना एक अच्छा नाम कमा सकता है और नाम कमाने के साथ साथ लोगों की सेवा भी कर सकता है। राजनीति के अंदर राजनीति मांगती बलिदान, समय। आप राजनीति में जितना समय दोगे जी, उसमें उतना सामाजिक बनोगे। जितना सामाजिक बनोगे तो आप काम तो आप अगर आप निकलोगे, आप यहाँ से सनवारा तक के जाओगे तो आपको 10 लोग दिखेंगे और 10 काम नए नए दिखेंगे। बस आपको करने की प्रेरणा होना चाहिए। बिल्कुल। और वो चीज़ अगर आपने कर ली तो आप एक अच्छे नेता बन जाओगे। और नेता बनना तो ठीक है, एक अच्छे समाज से भी हो जाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति का काम होता है तो वो व्यक्ति खुद आपको नेता बना देता है। बिल्कुल। सर जैसे कि आपने बताया, अगर सर मैं हमारे दर्शकों के लिए अगर आपसे ये कहूँ कि राजनीति को की परिभाषा आप क्या मानते हैं? आपके विचारों से राजनीति की परिभाषा क्या है? राजनीति की परिभाषा पढ़ने के लिए आपको चाणक्य जी की पुस्तक पढ़ना पड़ेगी, जिसमें आपको राजनीति समझ में आ जाएगी। राजनीति समय मांगती है, बलवान मांगती है और मौन मांगती है। बिल्कुल। यानी आपके समय कई कटु बातें भी हो जाती है, उस समय आपका जो मौन और जो आपका धैर्य रहता है वो राजनीति में आपको ऊंचा मुकाम पहुंचाता है। और आप अगर धैर्यवान नहीं हो तो फिर वो आप नेता ही नहीं कहलाओगे। बिल्कुल। राजनीति समय और मोल और वो मांगती है धैर्य। सर जो मैं इसी के साथ ये भी हमारे देश के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आपके माध्यम से आप उन्हें एक अपना संदेश देने के प्रयास करेंगे? मैं देश के युवाओं को ये कि संदेश देना चाहूँगा कि 2047 एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। और वो विकसित भारत के निर्माण में हम लोगों ने सभी ने सहयोगी होना चाहिए। आप अभी वर्तमान में महाकुंभ चल रहा है जी, करोड़ों की संख्या है। वहां क्या जातिवाद हो रहा है या भेदभाव हो रहा है या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये जातिवाद भेदभाव ये कुछ नेताओं के काम है जो उसका फायदा उठा के अपन लोगों को आपसी में लड़ा रहे हैं। एक राष्ट्र निर्माण की भावनाओं को लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए सोचते हुए आप आगे बढ़ो और नए राष्ट्र निर्माण की बात करो तो उसमें बेहतर रहेगा। और उसके अंदर ही आप 2047 में एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि हमने पुराने समय की भी राजनीति, वर्तमान समय की भी राजनीति, सारी राजनीतियां हम लोग देख रहे हैं। लेकिन देश का आने वाला भविष्य जो युवा है, ये 1947 से बोले कि आने वाला भविष्य युवा है। बिल्कुल। लेकिन उसको डेवलप करना है, उसको वो चीजें करना है। ठीक है, उस समय पत्र व्यवहार चलता था तो बहुत देर से जानकारियां मिलती थी जी। फिर 83 के बाद में टेलीफोन आया। बिल्कुल। तो टेलीफोन के ऊपर तार आया जी। फिर तार के ऊपर जानकारी हुई। फिर 90 के बाद में टेलीफोन आया जी। फिर टेलीफोन से जानकारी मिलना हुई। फिर 2002 के बाद में हरित क्रांति, सोशल मीडिया, मोबाइल कनेक्टिविटी आई, उससे स्पीड में हर 10 सेकंड में जानकारी मिलना चालू हुई। 2013 के बाद में प्लेटफॉर्म आ गया कि हर 2 सेकंड में आपको जानकारी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन वो जानकारी भ्रामक है, असत्य है, सत्य है, ये चीज आपको सोचना पड़ेगी। आप 2024 में देख लिए वही सारी पद्धतियां जो बढ़ते 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 बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो साइबर क्राइम आ गए। बिल्कुल। वेल एजुकेटेड लोगों वो साइबर क्राइम के अंदर फंस रहे। बिल्कुल। तो एक गरीब जिसको जो पढ़ता नहीं है उसकी क्या हालत होगी ये भी अपन लोग सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा युवाओं से यही एक निवेदन है और ये है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजेबल चीज को यूज करके उसका उपयोग करके एक विकसित भारत 2047 का जो अभी वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का सपना है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। सर ये आपने हमारे
लीड लैब के सारे सवालों के जो है जवाब बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज से दिए हैं। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हमारे इस लीड लैब के मंच पे आकर आपका अनुभव कैसा रहा और हमारे इस मंच के बारे में आपके क्या विचार हैं? लीड लैब के मंच का मैं बहुत ही आभार मानता हूँ और एक व्यक्तिगत मेरे लिए मैं लीड लैब के सारे ऐसे खोजी, आपको बोल सकता हूँ खोजी चैनल, बिल्कुल, जो छोटे छोटे लोगों की जो एक्टिविटी है, जो वो चीज़ें उसको ला के मंच पे बैठा के बिल्कुल, और उसको आज जग जाहिर करवाना, ये करवाना, लोगों के बीच में वो पहुंचना, तो एक इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो उस व्यक्ति का भी बढ़ता है जी, कि नहीं, आज मैंने ये चैनल के अंदर वो इंटरव्यू दिया, ये बाइट दिए, वो उसको बार बार पढ़ता है कि मेरे में क्या कमी रह गई, मैंने बोलने में क्या गलती करी, मेरे जीवन में मेरे को क्या करना चाहिए, वो 15 मिनट के समय में मेरे को क्या बोलना था और मैंने क्या बोला। जी, बिल्कुल, वो चीजों को आपने जो हायर किया हुआ है, और जो छोटे छोटे बुरहानपुर में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो आ जाए, सामने लोगों को दिख जाए। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं और मैं बहुत आपका आभार मानता हूँ कि आपने मेरे को भी इस चैनल के अंदर इस काबिल समझे कि आपने मेरे को उपस्थिति मेरी दर्ज करवाई। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे गौरव शुक्ला जी। जैसे कि हमारे दर्शकों से मैं आशा कर सकता हूँ कि आपने जो अपने विचार, अपने जो है अपने जीवन को लेके, अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर जो विचार हमारे बीच रखे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो है अनुसरण करते हुए एक अच्छी राजनीति करने का प्रयास सभी लोग करेंगे। और जो आपने विकसित भारत को लेकर जो अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं उसमें भी अपनी हर युवा अपनी उसमें एक विशेष भूमिका निभाने का प्रयास करेगा। धन्यवाद।